डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स। तो फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स को हम डिस्कस करें उसके पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके बगैर हम फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स नहीं समझ सकते, क्योंकि फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स जब कह रहे हैं तो ये रिसेंबल कर रहा है किसको? फेरो मैग्नेटिक को रिसेंबल कर रहा है, उसके जैसा है ना। फेरो मैग्नेट्स में हमने डोमेन्स पढ़ा हुआ था। तो फेरो मैग्नेट्स में होता क्या है? दरअसल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर जो एटम्स रहते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। और वो एटम्स जो ग्रुप्स में रहते हैं तो वो रीजियन जो है वो कहलाता है आपका डोमेन। और एक डोमेन जो है उसके अंदर होते हैं 10 पावर 17 से लेकर के 10 पावर 21 एटम्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी हम फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमने कहा कि जो एटम्स हैं वो इंडिविजुअल मौजूद ना हो करके कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। ऐसे 4 एटम का एक ग्रुप, ऐसे 5 एटम का ग्रुप, 3 एटम का ग्रुप, ऐसे रहते हैं। और इनको सेपरेट करता हुआ वॉल रहता है जो डोमेन वॉल कहलाता है, ब्लॉक वॉल भी कहलाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये जो अच्छा, साथ में एक बात आपको और बता दें कि कैसे ये अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। तो जो एटम्स हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट को देख के, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को देख के हम अलग करते हैं। जैसे ये सारे का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये इस डायरेक्शन में है तो ये एक ग्रुप बना लेते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया तो ये एक ग्रुप बना लिए। ऐसे करके जो डोमेन्स हैं वो अलग अलग होते हैं, बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री से सेपरेटेड हुए। हमने कहा कि हमने क्या देखा? इनके मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब जिसको हम फेरोमैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट हम कहते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो फेरो इलेक्ट्रिक में यही चीज़ हो जाता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो फेरो इलेक्ट्रिक में हम क्या देखते हैं? डाइपोल मोमेंट, या हम कहते हैं पोलराइजेशन का डायरेक्शन। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता था वो कहलाता था आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको एम या आई से हम एक्सप्रेस करते थे। वैसे ही जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो कहलाता है आपका पोलराइजेशन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स रहते हैं या डोमेन्स के अंदर एटम्स रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं बाउंड्री से, वैसे ही जो फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं उनके अंदर भी एटम सेपरेटेड होते हैं बाउंड्री से। और इन एटम्स का हमको क्या देखना रहता है? हमको डाइपोल मोमेंट देखना रहता है, ठीक है, या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमको इनका देखना रहता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम क्लियर करते हैं आप लोगों को। वैसे तो बहुत बार पढ़ते हैं पोलराइजेशन, स्टिल एक बार थोड़ा सा हम पोलराइजेशन के बारे में भी यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि हमने सपोज़ एक सब्सटेंस लिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक्स में ही बेसिकली हम पोलराइजेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर होता क्या है? यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करा एक बैटरी की सहायता से। तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में है प्लस और माइनस चार्ज, एक एटम के अंदर प्लस और माइनस चार्ज सपोज़, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस चार्ज जो है ये सब्सटेंस है, ये कोई, ठीक है। इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका, ठीक। तो अब यहाँ पे जो फील्ड है, हमने ये जो फील्ड अप्लाई किया हुआ है
ये प्लस माइनस इस तरीके से हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, और प्लस माइनस जो ये एटम्स के अंदर ये चार्जेस हैं, ये कुछ इस तरीके से हैं। तो हम ये देखते हैं कि होता क्या है दरअसल कि जो आपका जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में आपका जो सपोज़ यहाँ पे हमने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सपोज माइनस प्लस ऐसे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि पोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। चार्जेस का सेपरेशन हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक तरफ पूरे नेगेटिव चार्जेस आ गए, एक तरफ पूरे पॉजिटिव चार्जेस आ गए आपके, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया तो फिर इसका मतलब अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अप्लाइड वाले फील्ड के, जो आपने एक्सटर्नल अप्लाई किया था फील्ड के, बिल्कुल कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ये वाला फील्ड आपका कहलाता है डीपोलराइजिंग फील्ड, जो बाद में प्रोड्यूस हुआ। आप पोलराइजेशन के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो कहलाया आपका क्या, डीपोलराइजिंग फील्ड। इतनी बातें हमको क्लियर है। अब हम आसानी से फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स को सबसे पहले तो हमने डिफाइन करना है कि जैसा हमने कहा कि डोमेन को हमने क्या कहा, रीजियन है जिसमें डायरेक्शन ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक बात और, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। बच्चों जहाँ पर भी स्पॉन्टेनियस आता है, चाहे पोलराइजेशन हो या मैग्नेटाइजेशन हो, तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि हम फील्ड नहीं दे रहे हैं, फिर भी वहाँ पर कुछ न कुछ पोलराइजेशन मौजूद है। हमने फील्ड जब अप्लाई नहीं किया है तब भी पोलराइजेशन मौजूद है, तो वो चीज़ कहलाता है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखिए, ऐसा डोमेन जो है, हमने कहा कि डोमेन एक ऐसा रीजियन है, हमने डायरेक्शन देखना है पोलराइजेशन का, सेपरेटेड होते हैं ये डोमेन्स डोमेन वॉल से, ठीक है ना। और जो वॉल्यूम है डोमेन्स का वो अपोजिट सेंस में रहेंगे अगर, और वो इक्वल हैं, जो अपोजिट सेंस में है वो इक्वल है, तो फिर वो पूरा क्या कहलाएगा आपका, अनपोलराइज। सारे सेम डायरेक्शन में होंगे तभी हम पोलराइज्ड कहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम अनपोलराइज्ड कहेंगे। टोटल डाइपोल मोमेंट जो है क्रिस्टल का, उसको हम कैसे बदल सकते हैं टोटल डाइपोल मोमेंट को, ये बताइए। जब आपका जो वॉल है, ये जो सेपरेशन है बाउंड्री का, वो चेंज होगा, यानी कि वॉल जो है वो मूव करेगा, या तो वो मूव करेगा, अगर ये वॉल मूव करेगा आपका, तो फिर वॉल मूव करने की वजह से जो पोलराइजेशन का डायरेक्शन है वो बदल जाएगा, ठीक है। या तो वॉल के मूवमेंट की वजह से डाइपोल मोमेंट बदलेगा, या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा जो डोमेन है वो इसमें ऐड कर देते हो तब डाइपोल मोमेंट बदलेगा, ठीक है। चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं सरफेस पे परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा क्यों कह रहा है कि जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो चार्जेस हमने कहाँ बताया कि ये सरफेस में प्रोड्यूस हो रही हैं, ये बिल्कुल साइड में प्रोड्यूस हो रही है, अंदर वाले सारे जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देयरफॉर नॉट ज़ीरो, और डीपोलराइजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा सरफेस चार्जेस की वजह से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे U इज इक्वल्स टू 1/3 गामा P² VS। गामा जहाँ पे डीपोलराइजिंग फील्ड होगा, VS आपका वॉल्यूम होगा, PS पोलराइजेशन फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज़ कि हमने ये जो डोमेन्स हमने सेपरेट किया है, हम ये बात करते हैं कि जो डोमेन्स हमने सेपरेट किया है वॉल से, जो पोलराइजेशन है वो चेंज हो जा रहा है आपका
अच्छा, पहले तो हमने U इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है उसको डिफाइन किया ना इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए पोलराइजेशन जो है वॉल का वो चेंज हो रहा है। सपोज PS था एक तरफ, दूसरी तरफ हो गया है -PS, तो स्ट्रेन भी चेंज होगा +ES से -ES। आप लोग को एक बात और बता दें, फेरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स जो होते हैं इनमें स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इनमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलता है हमको फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है आपकी, वो ये वाली जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो फिर इसके कम होने की वजह से, इसका कम होना मतलब कि ये भी ऑब्वियसली कम हो रहा है, डिपोलराइजिंग फील्ड भी कम हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो डोमेन्स हैं वो स्प्लिट अप हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, वो अलग अलग हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ, इसका मतलब नंबर ऑफ डोमेन्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर डोमेन टूट रहे हैं मतलब अब नंबर ऑफ डोमेन पहले की अपेक्षा क्या हो गए, बढ़ गए हैं। और जो एनर्जी पर स्क्वायर मीटर होगा इन वॉल में, ये इसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा डाइपोल पार्ट जो कि पोलराइजेशन के चेंज की वजह से होता है, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा आपका इलास्टिक पार्ट जो कि स्ट्रेन में चेंज, स्ट्रेस के चेंज की वजह से होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, अगर पोलराइजेशन चेंज होता है, तो जो डाइपोल पार्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल के विड्थ से। वैसे ही इलास्टिकली फेवरेबल होने से क्या होगा, स्ट्रेन में चेंज आएगा, और जो इलास्टिक पार्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विड्थ से, वॉल के विड्थ से। ठीक है, वॉल का जो थिकनेस है वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो स्टोर हो जाएगा। जो वॉल का जो थिकनेस है, सॉरी नॉट स्टोर हो जाएगा, जो थिकनेस स्टोर्ड है वॉल में, वो उसकी एनर्जी जो है पर स्क्वायर मीटर अगर हम देखें तो वो मिनिमम होगी। फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में वॉल थिकनेस का वैसे ऑर्डर कुछ फ्यू लैटिस स्पेसिंग का होता है, यानी 10⁻⁻2 जूल के आसपास का। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, अगर वॉल के दोनों तरफ डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन 180 डिग्री हुआ तो ये कहलाएगा 180 डिग्री का वॉल। सपोज इस तरफ ऐसा है, इस तरफ ऐसा है, यानी आजू बाजू एडजेसेंट जो है, यहाँ पोलराइजेशन ऐसा, यहाँ ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा, 180 डिग्री वॉल। वैसे ही अगर 90 डिग्री का हुआ तो फिर वो कहलाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ये क्या कहलाएगा, 90 डिग्री वॉल। ठीक है, तो 180 डिग्री वॉल और 90 डिग्री वॉल, इस तरीके से हम इनको थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं। और 180 डिग्री वॉल जो है वो फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में, जिनमें सिर्फ एक पॉसिबल डायरेक्शन होता है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन का, जैसे रोशेस सॉल्ट हो गया, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट हो गया, उसमें अगर डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन जैसा हमने बताया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वॉल कहलाएगा। ठीक है, बेरियम टाइटेनियम ऑक्साइड में 3 पॉसिबल डायरेक्शन होते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन के। तो यहाँ पे एक डायग्राम से एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट बताया है बिटवीन डोमेन्स जो कि पोलराइज्ड हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री बाउंड्री जो हमने आपको बताया बिटवीन द डोमेन्स, ये शो किया गया है। तो होप कि फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें किसी भी तरह का डाउट आएगा तो फिर आप पूछ सकते हो कमेंट में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।